प्रीवियस लेक्चर में मैं कंडीशनल सेंटेंस आपको बता रहा था, तो उसमें दो कंडीशन हमने आपको बताया था, प्रोबेबल कंडीशन और इम्प्रोबेबल कंडीशन। तीसरी कंडीशन जो है वो इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कंडीशन। इम्पॉसिबल कंडीशन क्या है? इम्पॉसिबल कंडीशन असंभव, शब्द से ही लग रहा है असंभव। ये वाक्य भी यदि से आरंभ होते हैं अथवा अगर से आरंभ होते हैं, किंतु भूतकाल की इसमें ऐसी शर्त दी होती है जो पूर्ण नहीं हुई होती। बहुधा ऐसे वाक्य माने ऐसे वाक्य का मतलब मैंने आपको बताया क्लॉजेज वाले सेंटेंस होंगे, तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे जिसमें दो क्लॉज होगा, हिंदी वाक्य में ता ती ते लगा होता है दोनों के अंत में, चाहे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो चाहे प्रिंसिपल क्लॉज हो, दोनों के अंत में ता ती ते लगा होता है। अनुवाद कैसे करते हैं? पहले क्लॉज, पहला क्लॉज का मतलब जो इफ या अगर से आरंभ होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, अर्थात पास्ट परफेक्ट में उसका ट्रांसलेशन करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लॉज होता है, कहने का तात्पर्य प्रिंसिपल क्लॉज होता है, उसका ट्रांसलेशन हम वुड हैव बीन अथवा शुड हैव वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसे एक अच्छी किताब देता। आप देखिए एग्जाम्पल, और ये चीज और देख लें, दोनों क्लॉजेस के अंत में, दोनों क्लॉजेस के अंत में ता ते ती लगा होता दोनों क्लॉजेस के अंत में। और इफ या अगर वाला वाक्य अभी बताए सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, उसका अनुवाद पास्ट परफेक्ट, कहने का तात्पर्य है हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, होगा। और जो दूसरा क्लॉज होगा, कहने का तात्पर्य, दूसरे क्लॉज का तात्पर्य यह है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा वो वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। फिर से समझे, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा इफ वाला क्लॉज, हमने आपको बताया है इफ वाला क्लॉज कैसे सबऑर्डिनेट होगा और दूसरा वाला कैसे प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो ये क्लॉज होगा सबऑर्डिनेट हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म, और जो नेक्स्ट क्लॉज होगा, तात्पर्य है प्रिंसिपल क्लॉज होगा, वो वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यदि वह मेरे पास आता तो उससे मैं एक अच्छी किताब देता। यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे एक अच्छी किताब देता। देखिए आप, यदि वो मेरे पास आता, ता यहां भी आया सबऑर्डिनेट क्लॉज में, और एक अच्छी किताब देता, इसमें भी ता आया, दोनों क्लॉजेस में ता आया। तो अनुवाद यदि या अगर वाला, इसका ट्रांसलेशन जो हम करेंगे वह पास्ट परफेक्ट में करेंगे। इफ ही हैड कम टू मी, यदि वह मेरे पास आता तो मैं उसे अच्छी किताब देता। तो के लिए बताया गया है, इसमें फिर से बता देते हैं, तो या तब की
अंग्रेजी नहीं लिखते, कॉमा लगाएंगे। इफ ही हैड कम टू मी, आई शुड हैव गिवन हिम ए गुड बुक। गुड बुक। इस तरह से यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करते। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करते। देखें, यदि तुम कठिन परिश्रम करते, ते आया तो आया, प्रथम श्रेणी प्राप्त करते। यहां एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, देखिए दोनों का कर्ता। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त करते। इफ यू हैड वर्क हार्ड, इफ यू हैड वर्क हार्ड, कामा, तो के लिए कामा लगाए, तुम प्रथम श्रेणी प्राप्त करते। तुम कहने मतलब यू, इसके लिए भी आएगा। यू वुड हैव गॉट, यू वुड हैव गॉट फर्स्ट डिवीजन या फर्स्ट क्लास। इसी तरह से अन्य उदाहरण भी आते हैं। यदि वर्षा हुई होती तो फसलें नष्ट न होती। यदि होता किन्नर नरेश, यदि मैं किन्नर नरेश होता तो राजमहल में रहता। अब देखिए दोनों ताते दिया रहा है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल सिंपल सा नियम है। अगर तातीते आएगा, यदि अगर वाला वाक्य जो है वो पास्ट परफेक्ट जाएगा, दूसरा वुड हैव या शुड हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा। कभी कभी मुख्य वाक्य को पैसिव वॉइस भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि भाव पैसिव वॉइस का दिया रहता है, इसलिए पैसिव वॉइस बनाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वुड हैव या शुड हैव, चूंकि वुड हैव या शुड हैव ये प्रिंसिपल क्लॉज में ही बन रहा है, इसलिए वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। देखिए इसको, कभी कभी प्रिंसिपल क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है प्रधान वाक्य को पैसिव वॉइस में भी लिखना पड़ता है। यदि पैसिव वॉइस में लिखना पड़ता है तो वुड हैव या शुड हैव के साथ जो भी प्रयोग होगा, वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये आपको ध्यान देना होगा। वुड हैव या शुड हैव के साथ, वुड हैव अथवा शुड हैव के साथ बीन प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म। यदि वह ईमानदार होता तो उसका सम्मान किया जाता। देखिए उदाहरण एग्जाम्पल है ये, यदि वह ईमानदार होता तो उसका सम्मान किया जाता। कैसे आप समझे कि इसमें पैसिव वॉइस है, ये समझने वाली बात है। कैसे आपको पता चलेगा? उसका सम्मान किया जाता अर्थात वह लोगों द्वारा सम्मानित होता, इसलिए पैसिव वॉइस का भाव दे रहा है। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें पास्ट परफेक्ट होगा और ये पैसिव वॉइस जो है प्रिंसिपल क्लॉज में बनेगा। इफ ही हैड बीन ऑनेस्ट
इफ ऑनेस्ट कामा लगेगा तो या तब के लिए कामा लगेगा। ही वुड हैव बीन रिस्पेक्टेड, ही would have been respected। यहां आपको थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ होगा। संदेह पैदा होने वाली बात भी है क्योंकि यहां भी बीन लगा और यहां भी बीन लगा, तो दोनों जगह बीन लगने से आपको ये कंफ्यूजन या थोड़ा डाउट हो सकता है कि ये पैसिव वॉइस बना अथवा ये पैसिव वॉइस बना। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्योंकि ये जो क्लास है ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट है इसलिए बी मीन्स होना, बी का मतलब होना होता है, इसलिए है के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म हुआ है बीन। बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, तो होने के सेंस में लगा है। और पैसिव वॉइस जो बना है ये बना है। ये आपको क्लियर हो गया। और दूसरा आपका है यदि तुम कक्षा अध्यापक के पास जाते तो तुम्हारी उपस्थिति लगा दी जाती। यदि तुम कक्षा अध्यापक के पास जाते, यदि तुम कक्षा अध्यापक के पास जाते तो उपस्थिति लगा दी जाती। यहां भी स्पष्ट है। यदि तुम कक्षा अध्यापक के पास जाते तो तुम्हारी उपस्थिति लगा दी जाती। ये पैसिव वॉइस है, अर्थात कक्षा अध्यापक के द्वारा तुम्हारी उपस्थिति लगा दी जाती। इफ यू हैड गॉन टू, इफ यू हैड gone to the class teacher, क्लास टीचर, यदि आप कक्षा अध्यापक के पास जाते तो के लिए हम क्या लिखेंगे, कामा लिखेंगे। तो तुम्हारी उपस्थिति you would have been marked present, यहां हम नीचे लिखते हैं, यहां लिख देते हैं you would have been marked present। ये बना। फिर से देखें, यदि तुम कक्षा अध्यापक के पास जाते, यदि तुम कक्षा अध्यापक के पास जाते, इफ यू हैड गॉन टू द क्लास टीचर, तो तुम्हारी उपस्थिति लगा दी जाती, कामा you would have been marked present। इस तरह से ये इम्पॉसिबल कंडीशन का वाक्य है। इसमें हमने आपको बताया कि टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है, क्योंकि अभी एक हम कविता की लाइन आपको बताया, यदि मैं किन्नर प्रदेश का राजा होता, यदि होता तो राजमहल में रहता। टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है। तो ठीक ये इम्पॉसिबल कंडीशन जो होता है ये टोटली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन होता है, और इसका ट्रांसलेशन या इसको इस तरह से यूज किया जाता है। ये सिंटैक्स का चैप्टर हो सकता है। सिंटैक्स का चैप्टर कैसे हो सकता है हम आपको बताएं। इफ वाला क्लास आप देखिए सबऑर्डिनेट क्लास हुआ, इसमें हैड लगा है और इसमें वुड हैव बीन अथवा शुड हैव बीन लगा है। अगर इसको यहाँ न लगाएं या वुड हैव लगा दे, बीन न लगाए, पैसिव इसका भाव अगर दे रहा है तो वाक्य जो है वो गलत माना जाएगा और एरर फाइंडिंग में आ जाएगा। इस तरह से हम आगे चलते हैं। इसके आगे अभी माने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कंडीशनल वाक्य और किस तरह से अनलेस का प्रयोग है, अनलेस के साथ साथ और प्रयोग कैसे, एज इफ वाला, मानो या जैसा कि शब्द आता है,
ये भी कंडीशनल सेंटेंस में आता है। हम इसके बाद उसको देखते हैं। अब आप देखें, यदि वाक्य अगर से आरंभ हो अथवा यदि से आरंभ हो, यदि अथवा अगर से आरंभ हो और शर्त उससे बोध होता हो, शर्त बनती हो, संभावना के साथ सावधानी रहती हो, संभावना भी हो और सावधानी भी हो, तो ऐसे वाक्यों में प्रिंसिपल क्लास पहले तथा सबऑर्डिनेट क्लास बाद में लिखते हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज बहुत आवश्यक है जो ध्यान देना, इन केस अथवा इफ का प्रयोग करते हैं। वैसे आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस में इफ का प्रयोग कम अच्छा माना जाता है, इन केस का ज्यादा अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, तुम बीमार पड़ जाते तो दवा खा लेना, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो दवा खा लेना। यदि तुम बीमार दवा खा लेना, यदि तुम बीमार पड़ जाओ तो दवा खा लेना। तो दवा खा लेना ये तुम बीमार, अब हिंदी से ही स्पष्ट हो रहा है यदि अथवा अगर वाला वाक्य ये सबऑर्डिनेट क्लास है। तो अभी हमने बताया इसमें कि प्रिंसिपल क्लास को पहले रखते हैं, तो दवा खा लेना इंपरेटिव भाव दे रहा है, तो दवा खा लेने, टेक मेडिसिन इफ यू, सॉरी इफ भी लगा सकते हो अथवा इन केस भी लगा सकते हो। ठीक, टेक मेडिसिन, देखो टेक मेडिसिन क्या हुआ, फिर से समझ लें, इंपरेटिव भाव दे रहा है, दवा खा लेना, इसलिए टेक मेडिसिन क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होगा। टेक मेडिसिन इन केस, इन केस ज्यादा अच्छा माना जाता है। इन केस, अब ये तुम बीमार पड़ जाओ, ये तुम बीमार, इफ इन केस यू फॉल इल, फॉल इल, टेक मेडिसिन इन केस यू फॉल। इन केस के स्थान पर इफ का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा इंफीरियर क्वालिटी इफ माना जाता है। ऐसी स्थिति में इन केस ज्यादा अच्छा माना जाता है। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना, यदि वर्षा हो तो ले लेना, यदि वर्षा हो तो छाता ले लेना। तो ये आपका प्रिंसिपल क्लास है, ये भी इंपरेटिव है, इसलिए टेक अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, टेक अम्ब्रेला इन केस, सॉरी इन केस इट रेन्स। अब देखें, ये भी सेम इसी तरह से बना है। और नेक्स्ट जो उदाहरण है जो आपको बताएंगे, यदि अगर से आरंभ हो वाक्य और दूसरे वाक्य में नहीं आता हो, तो ऐसे वाक्य को अनलेस से आरंभ करते हैं। फिर से सुने, जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, इसमें जब तक के लिए अनलेस का प्रयोग होता है, और अनलेस का प्रयोग होता है तो बहुत महत्वपूर्ण ये नियम है, उसमें अनलेस वाले क्लास में नॉट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। यदि उसमें नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो निश्चित तौर से वह वाक्य गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल देके मैं समझा रहा हूं आपको, यदि तुम पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो सकते, यदि तुम पढ़ोगे नहीं
यदि तुम पढ़ोगे नहीं, कहने मतलब जब तक तुम पढ़ते नहीं, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो सकते। अथवा इसको लिख सकते हैं, पढ़ोगे नहीं पास नहीं हो सकते। अब यहां देखना आपको बहुत आवश्यक होगा कि किस तरह से इसका अनुमान होगा। देखो, यदि तुम पढ़ोगे नहीं, कहने मतलब जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, इसमें लगा पास नहीं हो सकते, तुम पास नहीं हो सकते। तो अनलेस जब तक के लिए लगेगा अनलेस, क्योंकि अनलेस में निगेटिव भाव समाहित है, जब तक कि नहीं। तो अनलेस यू स्टडी यू कैन नॉट पास, अनलेस यू स्टडी एक चीज यहां और बता देना आपको औचित्यपूर्ण होगा कि कैन नॉट सदैव एक शब्द बना के लिखा जाता है। कैन अलग, नॉट अलग, ये गलत है। कैन नॉट एक शब्द बना के लिखा जाता है। यू कैन नॉट पास, अगर इसको अलग कर देते हैं, हम कैन को अलग लिखते हैं और नॉट को अलग लिखते हैं, तो ये वाक्य गलत माना जाएगा। तो अनलेस यू स्टडी माने जब तक तुम अध्ययन नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, यू कैन नॉट पास। आप कह सकते हो इसमें नॉट लगा है, हाँ इसमें नॉट लगा है, क्योंकि ये अनलेस वाला नहीं है, क्योंकि दो क्लास है, एक क्लास ये है और दूसरा क्लास ये है। तो इस क्लास में अनलेस वाले क्लास में नॉट नहीं लगेगा और दूसरे क्लास में नॉट लग सकता है। एक उदाहरण और बताते हैं, यदि हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, यदि हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे तो अपने कॉलेज की रक्षा नहीं कर सकेंगे। यदि हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे तो अपने कॉलेज की रक्षा नहीं कर सकेंगे। अब देखिए ये भी अनलेस वाला है। यदि हम जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे तो अपने कॉलेज की रक्षा नहीं कर सकेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकता है, जब तक कि हम जातिवाद से नहीं उठते हम अपने कॉलेज की रक्षा नहीं कर सकते। अनलेस वी राइज एबव कास्टिज्म, अनलेस we rise above casteism, एक क्लास हुआ। Unless we rise above casteism, we cannot protect our college. कहाँ लगेगा? We cannot protect our college। जैसे कभी कभी संदेह हो सकता, अनलेस वाला वाक्य बाद में भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल, अधिक प्रॉपर माना जाता है। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस समाप्त तो नहीं हुआ। अभी आपको इसमें एक बशर्ते की शब्द आएगा, तो भी कंडीशनल सेंटेंस में आता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स।